को और आज की क्लास में हम करने वाले हैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सब्जेक्ट है आपका हिंदी पेडागोजी। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज है ये आपकी 2011 से 2024 तक के कंप्लीट प्रीवियस पेपर इसमें हम करने वाले हैं और इसमें हमने सब्जेक्ट वाइज सीरीज स्टार्ट की है। तो सारे सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और एक प्लेलिस्ट में आपके सारे सब्जेक्ट के 2011 से 2024 तक के सारे क्वेश्चन पेपर आपको एक साथ एक जगह मिल जाएंगे। तो इससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी और सारे प्रीवियस पेपर आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो सीडीपी की अलग प्लेलिस्ट बना दी है, हिंदी की अलग बना दी है। अब जो भी आपके सब्जेक्ट होते रहेंगे उन सारे ही सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें 2011 से 2024 तक के सारे सेट्स आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में, जबरदस्त तरीके से, टैग वर्ड ट्रिक सब के साथ में। तो बढ़िया करके तैयारी करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी नए स्टूडेंट है, ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें टाइम से और आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। जल्दी से एक बार बताओ कमेंट करके कि वॉइस वगैरह ठीक आ रही है आप तक और वीडियो ठीक चल रहा है, उसके बाद में करते हैं शुरू। जी, चलो जल्दी से फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट को नीचे करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो तुरंत, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। अभी तो प्रीवियस की पेपर के अलावा आपको जो है थ्योरी क्लास अलग से मिल रही है और अभी मैराथन क्लासेस मिलेगी आपको बहुत जबरदस्त वाली। और अगले महीने कुछ और एक गिफ्ट आप लोगों के लिए रहेगा जो धमाकेदार रहेगा और आपका सीटेट 100% क्रैक करवा के रहेंगे इस बार। टेंशन मत लो, सीटेट आपका सबका इस बार पास होगा। बस आप साथ में जुड़े रहो, रेगुलर जुड़े रहो और क्लासेस करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और एक खास बात यह है कि भाई आपका ऑफर चल रहा है अभी नोट्स पे। जो नोट्स है आपके सीटेट के नोट्स हैं, जो जो आपके बताया था मैंने आपको, सारे सारे कंप्लीट नोट्स हैं, जिसमें से अभी पिछले वाले सीटेट में भी 126 नंबर क्वेश्चंस फंसे थे और उससे पिछले वाले में 122 नंबर फंसे थे। तो इस बार भी 125 नंबर पक्का आपके नोट्स में से फंसेंगे। तो ये नोट्स कहाँ मिल रहे हैं आपको? ऐप पे मिल रहे हैं और आज इन पे ऑफर चल रहा है, जो कि आपको पहले ही बता दिया था मैंने कि 9 अक्टूबर को ऑफर निकलेगा। तो 4 बजे से शाम को ऑफर स्टार्ट हो चुका है। तो जिन लोगों को भी नोट्स लेने हैं वो जाके ले लो। 600 रुपए के नोट्स केवल 200 रुपए में आज आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ घंटों के लिए है। तो जल्दी से जाओ, और नोट्स के साथ में 500 टॉप क्वेश्चंस भी आपको फ्री में मिल रहे हैं, तो वो भी आपको उसी में मिल जाएंगे अगर आज आप नोट्स लेते हैं। तो जाओ जल्दी से तुरंत अभी ऐप पर और नोट्स ले लो। ये ऐप है आपका ऐसे टीचर अकेडमी, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं हम। सब लोग आ चुके हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो जितने लोग भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। जी जी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई, वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत है सभी का। करें शुरू? बढ़िया, चलो। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जी, तो आज का पहला प्रश्न है आपका, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। दूसरा है बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। तीसरा है आपका भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। और फोर्थ है आपका प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। तो आप अपना आंसर पहले कमेंट में लिखते जाएंगे, उसके बाद हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से अपना कमेंट में आंसर लिखो फटाफट से तुरंत। चलो लिखो जल्दी से। इतना ऑफर शायद ही कोई निकालता है सर। हाँ कोई बात नहीं भाई, आप लोगों का सीटेट इस बार पास कराना है 100%, इसीलिए ऑफर दिया है आपको, है ना, ताकि सबका जो है पास हो सके सीटेट इस बार। तो नोट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको दे रहे हैं कि भाई सब लोग पढ़ लो, उसको याद कर लो, है ना। अब देखो यहाँ पे हम बात करें तो इसने निगेटिव वाला पूछा है आपसे कि कौन सा नकारात्मक होगा भाषा विकास के बारे में। तो भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है, ये बात आपकी जो है यहाँ पर गलत है। कैसे गलत है इसको समझेंगे। देखो दो ही ऑप्शन थे आपके जो यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं, तीसरा और पहला। क्योंकि बड़ों का संपर्क भाषा विकास को बढ़ाएगा, ये बात तो पॉजिटिव है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होगी, ये भी पॉजिटिव है। क्योंकि जितना ज्यादा बढ़िया आप समाज देंगे, जितना समृद्ध आपका परिवेश रहेगा, उतना ही भाषा अच्छी हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव। अब इन दोनों में अंतर करना था। व्यक्ति सापेक्ष का मतलब होता है कि व्यक्ति के अकॉर्डिंग, यानी इंडिविजुअल, हर व्यक्ति का भाषा विकास इंडिविजुअल होगा। तो ये बात तो सच है भाई, भाषा विकास जो होगा वो हर व्यक्ति का अपने हिसाब से होगा, है ना। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही चरणों को, मतलब अपनी उम्र के हिसाब से प्राप्त करेगा। तो ये बात है पॉजिटिव आपकी, व्यक्ति सापेक्ष वाली। व्यक्ति निरपेक्ष होता है, यानी व्यक्ति से फर्क नहीं पड़ रहा, जब होना है होके ही रहेगा। ये इसका मतलब ये हो गया व्यक्ति निरपेक्ष, यानी व्यक्ति के पक्ष में नहीं है विकास। अब व्यक्ति के पक्ष में नहीं है विकास, विकास तो होना ही है आपका, कि ये इतना विकास होना ही है चाहे कोई भी व्यक्ति हो जाए। तो ऐसा नहीं है।
व्यक्ति के अकॉर्डिंग ही विकास होता है, हर बच्चे का या हर व्यक्ति का विकास एक जैसा नहीं हो सकता। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर निगेटिव है आपका। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? चलो जी आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक के सर्वाधिक अपेक्षित क्या है? पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना। दूसरा है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। तीसरा है कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। और फोर्थ है आपका बच्चों को निरंतर परीक्षाएं लेना। बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है आपको? जल्दी अपना आंसर लिखो। मैंने ले लिया सर नोट्स। क्या नाम है? बलेश्वर। बहुत बढ़िया। सही किया। मैंने नोट्स ले लिए हैं, पैसा भी कट गया है, तो नोट्स किस में सेंड करेंगे? दिलीप कुमार। अरे सेंड किसी में नहीं करेंगे, वहीं है नोट्स मिलते हैं आपको। जब आपने पेमेंट किया है ऐप पर, तो उस कोर्स पे क्लिक करो, वहां पे आपको पीडीएफ आ जाएंगी, पीडीएफ पे क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएंगी आपकी ओपन। ठीक है। ऐप पे ही जहाँ पेमेंट किया है वहीं नोट्स मिल खुलेंगे, अलग से नहीं आएंगे कि अलग से आपको भेजे जाएंगे। फिर ऐप का फायदा क्या है और अलग अलग भेजने हैं तो। देखो प्राथमिक स्तर पर एक भाषा के टीचर से क्या उम्मीद रखेंगे भाई आप? पाठ्य पुस्तक को कंठस्थ कराएगा टीचर? नहीं भाई, ये तो बेकार काम है। मानक भाषा का प्रयोग करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि मानक भाषा का प्रयोग करेगा तो मातृभाषाएं खत्म। फिर यानी कि आप, मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, कि एक ही तरीके की भाषा। तो सभी बच्चों के साथ एक ही तरीके की भाषा इस्तेमाल नहीं हो सकती, उनकी मातृभाषा का इस्तेमाल करना जरूरी है। कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, ये सही है आपका। निरंतर परीक्षाएं लेना गलत है। आप कहेंगे निरंतरता तो होनी चाहिए मूल्यांकन में। मूल्यांकन नहीं, परीक्षाएं कह रहा है। और परीक्षाएं होती हैं आपकी टेस्ट, यानी कि जो लास्ट में लिया जाता है, एग्जाम जिसको कहते हैं। तो निरंतर एग्जाम लेना जरूरी नहीं है, निरंतर जरूरी है कि भाषा का प्रयोग होता रहे। भाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले नंबर पे आएगा भाषा का इस्तेमाल। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि, पहला ऑप्शन है बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। दूसरा है बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं। तीसरा है बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। और फोर्थ है बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? जल्दी लिखो अपना आंसर। जी फटाफट लिखो। हाँ। अच्छा, मैंने शायद शेयर नहीं की क्या वीडियो? टेलीग्राम पे नहीं डाली अभी तक मैंने। देखो एक मिनट जरा। डाल तो दी थी। और टेलीग्राम ज्वाइन भी कर लेना भाई, जिसने नहीं कर रखा है, ताकि आपको भी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। ठीक है। अब देखो क्या पूछा है आपसे। इसने पूछा है आपसे कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मानक भाषा, तो मानक भाषा मैंने अभी अभी आपको बताया है कि गलत रहेगा, क्योंकि फिर मातृभाषाओं का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अंक अच्छे लाना, तो अंकों से रिलेशन नहीं है हमारा, ज्यादा अच्छे अंक लाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है बच्चा भाषा को सीखे, ना कि नंबर से हमारा रिलेशन है। बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, ये आंसर आपका राइट होगा। मेन उद्देश्य हमारा यही है कि बच्चा अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्थितियों में भाषा का इस्तेमाल करना सीख जाए। भाषा के व्याकरण को जान सके बच्चा। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण नहीं पढ़ाते हैं, ये मैंने आपको थ्योरी क्लास में भी बता दिया था। चलिए आगे आगे बढ़ेंगे। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में खालिस्तान पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? कविता दोहराने पर, कहानी सुनने पर, कार्यपत्रकों पर, परस्पर अंत्यक्रिया पर। बताओ किस पर बल देंगे आप? खालिस्तान में क्या आएगा? जल्दी लिखो अपना आंसर फटाफट से। बहुत बढ़िया। कोई कोई क्वेश्चन सर आसान लगता है, कोई कोई समझ ही नहीं आता। अरे तो ऐसा ही होता है गुरुजी, अगर सारे ही समझ में आ गए तो 100 में से 100 नंबर नहीं ले जाओगे आप? 150 में से 150 नंबर नहीं ले जाओगे आप? बताओ। सारे तो कभी भी किसी की समझ में भी नहीं आएंगे। सारे तो मेरी समझ नहीं आते, तुम्हारी समझ के आएंगे। मेरे भी एक आध क्वेश्चन गलत हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो सारे किसी के सही नहीं होते, है ना? कभी आप सोचो कि सारे 150 में से 150 ही सही कर दोगे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा सर जी? इसी वीडियो के नीचे है, डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के नीचे होता है। पहले वीडियो को लाइक कर दो एक बार, 500 लाइक्स होने वाले हैं हमारे, थोड़े से बच रहे हैं। तो कमेंट को नीचे करके एक बार सब लोग लाइक कर दो। देखो वाइगोत्स्की की बात कर रहे हैं। अब वाइगोत्स्की का सिद्धांत है आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। और वाइगोत्स्की किस पे सबसे ज्यादा बल देते हैं?
अंत्य क्रिया पर, यानी बच्चा मिलजुल के काम करे, इस बात पे सबसे ज्यादा बल देंगे। तो आंसर राइट होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। इन वाइगोत्स्की के सिद्धांत पे जो आधारित कक्षा रहेगी वो इंटरेक्शन पे आधारित रहेगी, अंत्य क्रिया पे आधारित रहेगी, और कोऑपरेटिव लर्निंग करेंगे, यानी सहयोगात्मक अध्ययन करेंगे आप। अगला प्रश्न है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, या फिर सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको ठीक लगता है, जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप। चलो, बढ़िया, चलो लिखते रहो अपना आंसर। फिर तो सब टीचर बन जाएंगे। अच्छा, टीचर तो वैसे भी बनना ही है आपको। बहुत बढ़िया। लिखते रहो अपना आंसर, लिखते रहो सब। देखो क्या पूछा आपसे कि मौखिक भाषा का सतत आकलन, सतत मतलब निरंतर आकलन यानी कि रचनात्मक आकलन। तो क्या सबसे बेहतर तरीका रहेगा? शब्द पढ़वाना। तो भाई ये तो पढ़ने का हो गया, ये मौखिक भाषा का कहाँ हुआ? मौखिक भाषा का मतलब तो बातचीत ही होगी, यानी कि बोलना। प्रश्नों के उत्तर पूछना। आप प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे तो यहाँ पर मौखिक भाषा का पूरा आकलन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे तो बच्चे की स्मृति का आकलन होगा कि बच्चों को कितनी चीजें याद हैं, है ना? तो आप क्या करेंगे, विभिन्न संदर्भों पे बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान क्या होगा, बच्चा अपने विचारों को खुल के अभिव्यक्त कर सकेगा, जो उसके मन में आएगा वो आपके सामने प्रस्तुत कर सकेगा। वहां पे लिमिटेशन नहीं रहती है। तो सबसे मेन बात यही ध्यान में रखनी है, जब भी आपके आकलन वाली बात आए, चाहे वो लिखित भाषा की आए चाहे मौखिक भाषा की आए, वहां पे विचारों की प्रस्तुति खुल के होनी चाहिए, लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपने लिखित भाषा का आकलन करना है और आपने ये लिख दिया कि इस वाले प्रश्न का उत्तर 10 लाइनों में देना है आपको, तो वो आंसर कभी भी आपका राइट नहीं हो सकता, क्योंकि 10 लाइन आपने फिक्स कर दी। अब बच्चे के अंदर कोई विचार आ रहा है जो और एक्स्ट्रा लिखना है उसको, वो लिख ही नहीं पाएगा। तो हमेशा ऐसा करो कि अपने शब्दों में आंसर लिखो। तो अपने शब्दों में जब बच्चा लिखेगा तब उसकी अभिव्यक्ति खुल के हो पाएगी। इसी तरह से यहाँ पे भी कि अपने शब्दों में बातचीत करो, बोलो तुम जित जो बोलना है। तो जब खुल के बच्चा बोलेगा तभी आपका आकलन ठीक होगा। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एकांकी पाठों का सर्वप्रमुख उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है एकांकी की समीक्षा करना सिखाना। दूसरा है एकांकी विधा से परिचय कराना। तीसरा है विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास। फोर्थ है आपका एकांकी लिखना सिखाना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका, जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप। लिखो फटाफट अपना आंसर। सर जी मैथ के क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तभी तो आपसे टेलीग्राम ज्वाइन करवाया है, ऐप भी ज्वाइन करवाया है। ऐप पे भी और टेलीग्राम पे भी दोनों जगह नोटिफिकेशन आपका जाता है। तो वहां पे नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है। हमारी भी सुन लीजिए सर, व्याकरण भी बता दीजिए थोड़ा प्लीज, क्योंकि दोनों पेपर की तरह करनी है, तैयारी करनी है। तो व्याकरण आपका थोड़ा सा आता है, उतना मैं आपको सिखा दूंगा, 5-6 टॉपिक आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते। ठीक है। वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा। एकांकी पाठों का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है? भाई एकांकी का मतलब होता है आपका एक तरह का नाटक जिसमें रोल प्ले होता है। एकांकी एक तरह के नाटक होते हैं जिसमें आपके कैरेक्टर्स होते हैं, आपने किताब में पढ़े होंगे इस प्रकार के। पर्दा गिरता है और फिर पर्दा उठता है। पर्दा उठने के बाद राजा अपने सिंहासन पे बैठा है, मंत्री वहां पे तलवार लिए खड़ा है और सभा लगी हुई है। फिर वहां पर जो है एक व्यक्ति बोलता है, महाराज मेरे फसल खराब खराब हो गई। तो ऐसे एक एकांकी होती है। एकांकी में एक टॉपिक चुना जाता है, एक सिंपल सा, और फिर उसके ऊपर सारे बच्चे क्या करते हैं, नाटक करते हैं। तो एकांकी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, रोल प्ले। और रोल प्ले में सबसे ज्यादा क्या है, डायलॉग्स, जिसको कहते हैं संवाद। डायलॉग्स को संवाद कहते हैं। ठीक है। आप डायलॉग बोलते हैं ना, तो उसको कहते हैं आप संवाद। तो विभिन्न संदर्भों में बोलना पड़ेगा। विभिन्न संदर्भ क्योंकि जब नाटक करेंगे तो संदर्भ तो अलग अलग रहेंगे, कोई राजा का रोल निभाएगा, कोई मंत्री का, कोई किसी और का। तो इस तरह की चीज है। एकांकी की समीक्षा करना बच्चों का काम नहीं है। समीक्षा करने का मतलब उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या छोड़ी है उन्होंने चीजें, या एकांकी के अंदर जो है जो लिखने का तरीका है, ये बड़े लोगों का काम है, जो राइटर्स लोग होते हैं। एकांकी विधा से परिचित कराना, तो पाठों का मतलब परिचय कराना नहीं है, पाठों का मतलब तो उद्देश्य हमारा बच्चों को भाषा सिखाना है। ठीक है। एकांकी लिखना सिखा रहे हैं आप, लिखना भी नहीं सिखा रहे आप, तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा आपका। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा, हाँ जी डाउनलोड करना पड़ेगा।
प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा टेलीग्राम भी आपका। देखो नेक्स्ट है आपका, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है केवल साहित्य पढ़ने से, भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से अधिक भाषा प्रयोग से, या केवल भाषा सुनने से। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। चलो जल्दी लिखो फटाफट से। जी। सर जी कमजोर लोगों का साथ दीजिए, मैं तो सभी का साथ दे रहा हूँ भाई, मैंने कब मना किया है साथ देने के लिए बताओ। मैं तो बहुत बेसिक से चीजें पढ़ाता हूँ आपको। हम्म। बहुत बढ़िया, चलो लिखते रहो अपना आंसर। देखो क्या पूछा, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है किस चीज से। केवल साहित्य पढ़ने से हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से हो जाएगी, नहीं। केवल भाषा सुनने से हो जाएगी, नहीं। अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से होगी। पहली चीज तो जब उसने खुद ही कह दिया भाषा प्रयोग, तो भाषा प्रयोग वाला आंसर राइट होगा। दूसरी चीज, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, हम ऐसा ऑप्शन चुनते हैं जिसमें चारों कौशल शामिल हो जाएं। जब पूरी भाषा की बात आ जाए ना, अगर यहाँ कहते कि भाषा लिखने की कुशलता किससे आएगी, तो फिर हम ध्यान देते किसी और चीज पे। अगर कहता कि भाषा बोलने की कुशलता कहाँ से आएगी, तो भी। लेकिन अगर वो कहे कि भाषा की कुशलता, प्रयोग भी हटाओ, अगर वो कहता है ना कि भाषा की कुशलता कहाँ से आएगी, तो भाषा आते ही चारों ऑप्शन आ जाएंगे, लिखना भी, पढ़ना भी, सुनना भी, बोलना भी। अब चारों ऑप्शन पे ध्यान देना है आपको। तो जिस ऑप्शन में केवल एक चीज की बात हो रही हो, वो चीज कभी भी सही नहीं हो पाएगी। भाषा प्रयोग में चारों कौशल शामिल हो जाएंगे, इसलिए भाषा प्रयोग आपका राइट होता है आंसर। ध्यान, समझ में आई बात। जहां पे चारों कौशल शामिल हो जाएं, वो आंसर आपका राइट होता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है भाषा। पहला ऑप्शन सीखने सिखाने के में पाठ्य पुस्तक का विशेष महत्व होता है। दूसरा है जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। तीसरा व्याकरण पर ही आधारित होती है। फोर्थ है जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। लिखो जल्दी अपना आंसर। हम्म। सर मेरे हस्बैंड के साथ टेलीग्राम पर फ्रॉड हुआ है, 63 लाख का। साइबर में रिपोर्ट करवाइए, पुलिस कोई हेल्प नहीं कर रही। 63 लाख का। अबे, टेलीग्राम पे 63 लाख का स्कैम, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या सब कुछ अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ ही दे दिया क्या। ऐसे कैसे स्कैम हो सकता है। कुछ तो आपने जानकारी दी होगी तभी हुआ है। देखो यहाँ पे भाषा क्या है आपकी। भाषा सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व है, या देखो यहाँ पे एक एक करके कि देखो है तो पाठ्य पुस्तकों का भी, लेकिन विशेष नहीं हो सकता। विशेष का मतलब है कि सबसे ज्यादा महत्व किसका है, तो केवल पाठ्य पुस्तकों का सबसे ज्यादा महत्व नहीं होता। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि भाषा जो है वो जीवन की विभिन्न स्थितियों में इस्तेमाल होती है। साधने का मतलब यही है कि सभी स्थितियों को बांध के रखती है, या सारी स्थितियों में शामिल है। तो जब जब भी जिस भी स्थिति की बात कर लो आप, भाषा का इस्तेमाल हर स्थिति में होता है। घर पे भी होगा, बाहर भी होगा, मॉल में भी होगा, स्टेशन पे भी होगा, स्कूल में भी होगा, दोस्त के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं वहां भी भाषा का इस्तेमाल होगा। व्याकरण पर ही आधारित है भाषा केवल, पूरी की पूरी तरह नहीं। क्योंकि व्याकरण के बिना भी भाषा सीखी जा सकती है। भाषा जानने का अर्थ है उसका व्याकरण जानना। तो क्या आप हिंदी भाषा जानते हैं, तो क्या उसका व्याकरण जानते हैं आप। अभी आप खुद ही कमेंट कर रहे थे सर जी व्याकरण पढ़ा दो। अगर आप पहले से व्याकरण जानते हैं तो व्याकरण पढ़ना क्यों है आपको। और आप व्याकरण नहीं जानते इसका मतलब, तो क्या आप भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे। कर रहे हो। हिंदी का व्याकरण आपको नहीं आता, लेकिन इस्तेमाल आप डेली कर रहे हो, और जबरदस्त कर रहे हो, है ना। पूरी पूरी रात बात कर रहे हो आप, मतलब भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। तो इस्तेमाल तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है भाषा का। तो व्याकरण जानना जरूरी नहीं है भाषा के लिए। तो यहाँ पर फिलहाल सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक भाषा शिक्षक को के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। तीसरा है भाषा की पाठ्य पुस्तक, और चौथा है भाषा का आकलन। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। चलो जल्दी से लिखो अपना आंसर। जी। बताओ जल्दी अपना आंसर। नाम लीजिए सर मेरा। अरे नाम लेके कौन सा अवार्ड मिल जाएगा आपको। क्या नाम है आपका। तारा देवी, अच्छा जी। चलो जल्दी लिखो अपना आंसर फटाफट से। हम्म।
30 मिनट में 30 क्वेश्चन करवा दीजिए, बिकॉज पेपर में 30 मिनट ही मिलते हैं। 30 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं, ना कि समझाए जाते हैं। यहाँ एक्सप्लेनेशन भी तो करना पड़ता है आपका, और डबल टाइम इसलिए लगता है। पहले तो आप अपना आंसर दोगे, पहले तो एक बार मैं पढ़ूंगा इसको, फिर उसके बाद आप अपना आंसर देंगे। अब आपके आंसर देने के बाद एक्सप्लेन भी तो करना है, वरना तो क्या करूंगा मैं, चलो जी ये वाला क्वेश्चन आंसर राइट हो गया, आगे बढ़ता है। तो इसलिए 30 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाना पॉसिबल नहीं है। अगर 30 मिनट में 30 क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप खुद से सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं खुद से सॉल्व करूंगा 30, क्या मैं तो 7-8 मिनट में सॉल्व कर दूंगा सारे 30 के 30 क्वेश्चन। तो आपको एक्सप्लेन जो करना है ना, एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है यहाँ पे, इसलिए तो क्लास हो रही है एक्सप्लेन के लिए। समझ में आ रही है बात? जल्दी जल्दी सर के चैनल को 1 मिलियन करवाओ। अक्षय शर्मा, थैंक यू वेरी मच अक्षय जी। जल्दी हो जाएगा, आप सब लोगों की सपोर्ट रहेगी तो 1 मिलियन बहुत जल्दी हो जाएगा। एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। पहला ऑप्शन ही राइट हो जाता है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट आपका भाषा प्रयोग ही होता है। नेक्स्ट है, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्यपुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है। चलो ये तो आसान सा ही है, इसको जल्दी बता दोगे आप। चलो फटाफट से लिख दो अपना आंसर। सर ये पीवाईक्यू है ना, पीवाईक्यू ही करवा रहा हूँ भाई मैं आपको, अलग से मैं क्यों करवाऊंगा आपको। अच्छा पहले एक बार वीडियो को लाइक करो सबके सब। 700 लाइक्स होने वाले हैं हमारे, जल्दी से कमेंट को नीचे करके लाइक करो सब, जल्दी फटाफट। देखो भाषा का प्रयोग जीवन की विभिन्न संदर्भों में होता है, यानी कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में होता है, ये बात तो आपकी सत्य है। केवल परीक्षा में होगा, केवल वाला आंसर कभी भी भाषा के संदर्भ में राइट नहीं हो सकता, क्योंकि भाषा केवल एक जगह हो ही नहीं सकती। भाषा तो सभी जगह है। तो केवल विद्यालय में होगी भाषा, गलत। केवल परिवार में होगी, गलत। केवल पाठ्यपुस्तक से, गलत। केवल बच्चों से, गलत। केवल वाला आंसर कभी भी भाषा प्रयोग के संदर्भ में सही नहीं हो सकता। केवल वाला ऑप्शन आपका हमेशा ही राइट होगा भाषा के रिलेटेड, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भाषा स्वयं में पहला ऑप्शन है आपका एक जटिल चुनौती है, दूसरा है एक विषय मात्र है, तीसरा संप्रेषण का एकमात्र साधन है, और फोर्थ है आपका एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो चलो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। चलिए फटाफट से अपना आंसर लिखेंगे सबके सब, चलो जल्दी लिखो। हाँ जी। सर न्यू सिलेबस का कराओ, भाई मैं नए पुराने सारे ही करा रहा हूँ, सिलेबस तो आपका थ्योरी में न्यू ही करवा रहा हूँ मैं। लेकिन जो क्वेश्चंस रहेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो आपके सारे ही होंगे, वो आपके सारे ही होंगे। क्योंकि जब बात यहाँ पे हुई है कि 2011 से अब तक के कराने हैं, और करने भी सारे ही चाहिए आपको। शुरू से करने से फायदा क्या होता है, चलो मैं आपके इस सवाल का जवाब भी दे दूँ आज। हम क्यों इतने पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि इससे हमें जो है ये पता चलता है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे क्वेश्चंस में बदलाव होते हैं। अगर सीधा ही लास्ट वाला पोर्शन आपके पास रख दिया तो आप कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे उसको। आप खुद ही सोचो, अगर मैं जैसे मैंने एक दिन और कराया था आपको एक मुश्किल सा प्रश्न पत्र, तो उसमें से 15 में से 15 करे थे हमने क्वेश्चन उस दिन, हाँ। 15 में से 5 क्वेश्चन सही करने भारी पड़ गए थे आप लोगों को, किसी के 7 सही हुए थे, किसी के 3 ही सही हुए थे, किसी के 4 ही, 15 में से। तो नए क्वेश्चंस अगर एकदम से सामने आएंगे तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ना ही आपको समझ में आएगा। तो इसलिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वाला तरीका अपनाओ। एक एक करके चरण दर चरण आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको सारी चीजें पता चलेंगी कि सीटेट में कैसे कैसे बदलाव होता है, कैसे प्रश्न नए प्रकार के बनते हैं। इसलिए आपको प्रीवियस पेपर सारे ही करने चाहिए, और अभी जब समय है तो कर लो ना। अभी समय भी तो है आपके पास, तो क्या दिक्कत है? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है सर जी। देखो भाषा सौम्य क्या है, जटिल चुनौती है। चुनौती तो नहीं है भाई, भाषा कोई चुनौती है? भाषा तो मदद करती है हमारी। एक विषय मात्र है भाषा? नहीं। भाषा तो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है, सब्जेक्ट थोड़ी है आपका, केवल सब्जेक्ट नहीं है ना। संप्रेषण का एकमात्र साधन है? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि भाषा केवल एकमात्र साधन है। क्योंकि संप्रेषण जो होता है वो भाषा से हटके कैसे होता है? हाव भाव से, संकेतों से, इमोशंस से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से। संप्रेषण केवल और केवल भाषा का एकमात्र साधन नहीं हो सकता। तो भाषा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है, क्योंकि ये नियमों द्वारा बनाई जाती है। भाषा जो बनाई जाती है उसके कुछ रूल्स होते हैं आपके, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली भाषा या भाषाओं को सुनकर स्वयं, पहला है अपना लघु व्याकरण बनाते हैं, दूसरा है भाषा के नियम नहीं बना सकते, तीसरा अपनी भाषा में संशोधन नहीं कर सकते, और फोर्थ है भाषा का सृजनशील प्रयोग
नहीं कर सकते। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी अपना आंसर लिखेंगे। जी। सर हिंदी और संस्कृत है तो इंग्लिश तो नहीं करना पड़ेगा, नहीं नहीं। दो ही लैंग्वेज पढ़नी है आपको, चाहे जो भी आपने दो लैंग्वेज चुनी है। हम्म। सर आप ठीक बोल रहे हैं जी, बिल्कुल। मैं आप लोगों के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इस बात की चिंता मत करो। पढ़ते रहो, है ना, मैं आपको अपने तरीके से बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। प्रीवियस पेपर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, आपको पता भी लग जाए कि पैटर्न कैसे है। हाँ, बढ़िया। देखो क्या पूछा आपसे। बच्चे अपने आसपास की बोली जाने वाली भाषा को सुनकर स्वयं क्या करते हैं? अपना लघु व्याकरण बनाते हैं। ये भी पॉजिटिव है। भाषा के नियम नहीं बना सकते, बना सकते हैं। भाषा में संशोधन नहीं कर सकते तो कर सकते हैं। भाषा का सृजनशील प्रयोग नहीं कर सकते तो कर सकते हैं। अपना लघु व्याकरण खुद बना लेते हैं, जिसको हम सार्वभौमिक व्याकरण भी कहते हैं। समाज से जो भाषा अर्जन आप करते हैं, उसका जो व्याकरण होता है उसे कहते हैं सार्वभौमिक व्याकरण। एक व्याकरण होता है आपका जो आप क्लास में पढ़ते हैं, जो बिल्कुल शुद्ध रूप वाला होता है आपका, किताबी भाषा वाला। लेकिन एक व्याकरण वो होता है जो आपके दैनिक जीवन में इस्तेमाल होता है। उस व्याकरण को केवल आपके ही लोग, जो उस बोली को समझने वाले हैं, आपके शहर के या आपके गांव के लोग ही उसको समझ पाते हैं। बाहरी लोग उसको नहीं समझ पाते। तो एक व्याकरण वो होता है जो आपकी मातृभाषा का बनता है, अर्जन के द्वारा। तो ये जो है पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भाषा एक विषय है। कैसा विषय है? सैद्धांतिक है, व्यवहारिक है, नीरस है या चुनौतीपूर्ण है? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। जल्दी लिखो फटाफट से अपना आंसर। जी। सर जी मैं पहली बार सीटेट दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार में ही निकलेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और जो भी न्यू स्टूडेंट है भाई, वो नोट्स का ऑफर चल रहा है, तो नोट्स ले लेना ऐप पे जाके, ठीक है। आप हमारा कमेंट नहीं देखते, सुदीप संदीप जी देख रहे हैं, कमेंट सबका दिख रहा है। न्यू ईवीएस का भी करा दीजिएगा। जी करा तो रहे हैं, नए नए वाला ईवीएस आपको। अवनीश सर करा रहे हैं आपको, 6 बजे होता है आपका। नोट्स पे ऑफर चल रहा है आज तो। आज का ही है वो, कुछ घंटों का, तो अभी ले लेना जिसको भी नोट्स लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भाषा किस प्रकार का विषय है बताओ इनमें से। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? चुनौतीपूर्ण तो नहीं हो सकता, ना ही नीरस हो सकता है, तो सैद्धांतिक है या व्यवहारिक? व्यवहारिक है। सैद्धांतिक नहीं, व्यवहारिक है। व्यवहारिक क्यों है? क्योंकि इसमें ये जो भाषा है, ये आपके बिहेवियर में जब तक नहीं आएगी, क्योंकि इसको दैनिक जीवन में आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए व्यवहारिक है। और दूसरा कारण ये है कि जो अर्जन होता है वो व्यवहारिक होता है। जो आप अपने समाज से सुन करके भाषा सीखते हैं और फिर उसको करके सीखते हैं, तो वो बिहेवियर में होता है, इसलिए बिहेवियरिज्म में आता है, व्यवहारवादी होता है ये। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानने और उसका विश्लेषण करने में कौन सा बिंदु कम सहायक है? पहला ऑप्शन है विविधता पूर्ण भाषिक तत्वों वाले साहित्य को पढ़ने का अवसर देना। दूसरा है विभिन्न विषयों से जुड़े पाठों को पढ़ने, चर्चा करने का अवसर देना। तीसरा है व्याकरण के नियमों का विश्लेषण करना, और फोर्थ है भाषा प्रयोग की बारीकियों पर ध्यान देना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप। जी, आपके नोट्स मेरे पास पहले से हैं सर जी। हाँ, जिनके पास हैं वो दोबारा नहीं लेंगे। जो नए स्टूडेंट हैं मैं तो उनको बोल रहा हूँ, जिन्होंने अभी नहीं लिए हैं। जो न्यू स्टूडेंट है वो ले लो जाके। सर आप ऐसे ही बोलते हैं, क्या बोलता हूँ मैं ऐसे ही भाई, मतलब ऐसे ही क्या बोलता हूँ? हम्म। देखो क्या पूछा। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानने और उसका विश्लेषण करने में कौन सा बिंदु कम सहायक है? विविधता पूर्ण भाषिक तत्वों वाले साहित्य को पढ़ने का अवसर देना, ये तो अच्छी बात है, ये कम सहायक नहीं, ये तो बढ़िया चीज है। विभिन्न विषयों से जुड़े पाठ पढ़ने के लिए और चर्चा करने का अवसर दे रहे हैं, ये भी अच्छी चीज है, इससे भी बहुत बच्चे का भाषा विकास होगा। व्याकरण के नियमों का विश्लेषण करना, ये आपका जरूरी नहीं है। और भाषा प्रयोग की बारीकियों पर ध्यान देना, तो बारीकी पे ध्यान देंगे, ये अच्छी बात है। व्याकरण के नियमों का विश्लेषण करना बच्चे का काम नहीं है, पहली चीज तो ये है, ठीक है। भाषा की बारीकियों को जानना ठीक है आपका। बारीकी में बहुत कुछ आता है आपका, जैसे कि कैसे उसका इस्तेमाल करें, कहाँ एक वचन और बहुवचन इस्तेमाल करना है, और अपनी अगर ज़रूरत के लिए कुछ सामान मांगना है तो किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। तो भाषा की बारीकी यही होती है, इसका उपयोग।
व्याकरण थोड़ा सा अलग चीज हो जाएगी, व्याकरण का भी विश्लेषण, विश्लेषण बच्चा नहीं कर पाएगा, ये बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, है ना। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? पहला है आपका विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, दूसरा है शब्दों को जोर जोर से बोलना, तीसरा है कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, और फोर्थ है समाचार पत्र का वाचन करना। तो बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। लिखिए जल्दी से अपना आंसर सब लोग। हम्म। चलो भाई जल्दी बताओ अपना आंसर। क्या चल रहा है भाई तुम्हारी कमेंट में ये है? जी। देखो क्या बताया आपसे, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, पहला ही ऑप्शन आपका बहुत बढ़िया है। शब्दों को जोर जोर से बोलना, ये तो सिर्फ बोलने का हो गया, मौखिक अभिव्यक्ति का नहीं हुआ। कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, ये पठन का हो गया। समाचार पत्र का वाचन, ये भी आपका पठन ही है। ये भी पठन है, ये भी पठन है, ये भी पठन है। यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति नहीं है। आप ध्यान से अगर समझोगे तो ये तीनों ही पठन के प्रकार हैं आपके। समाचार पत्र वाचन कर रहे हैं तो पढ़ रहे हो ना, कहानी को बोल बोल कर पढ़ रहे हो तो भी पढ़ ही रहे हो। शब्दों को बोलना, शब्दों को बोलने का मतलब भी पढ़ना ही है। अगर आप मुंह से बोल भी रहे हो तो केवल शब्द। तो यहाँ पे विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी, विभिन्न परिस्थिति यानी कि अलग अलग सिचुएशंस है आपकी। जैसे घर पे अलग सिचुएशंस है, आप किसी दुकान पे गए हैं वहां अलग सिचुएशंस है, किसी कोचिंग सेंटर में गए हैं वहां अलग सिचुएशन। किस तरह से वहां पे आपको बात करनी है वो अगर इस्तेमाल आप करेंगे तो इससे आपकी मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ जाएगी या बेहतर हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, दूसरा है हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, तीसरा है हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, फोर्थ है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। चलो जल्दी अपना आंसर लिखेंगे आप। चलो फटाफट लिखते रहो अपना आंसर जल्दी से। जी। हाँ जी, और वीडियो को लाइक भी करते रहो भाई, 1,000 लाइक जल्दी पूरे करो, 1,000 लाइक। है ना, होने ही वाले हैं, कुछ ही लाइक बच रहे हैं, तो एक बार कमेंट को नीचे करके सब लोग लाइक कर दो जिसने नहीं किया। सर नोट्स सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे? हाँ जी संदीप जी, सारे सब्जेक्ट के नोट्स एक साथ मिलेंगे आपको। ऐप पे जाके जब आप लोगे तो वो कॉम्बो में सारे सब्जेक्ट एक साथ मिलेंगे आपको। देखो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का उद्देश्य क्या है आपका? मानक हिंदी लिखने में निपुणता। तो केवल हिंदी तो, केवल लिखने की बात तो नहीं होगी भाई। अगर आप कोई भी भाषा सीखते हैं तो क्या केवल लिखने को सीखने को ही कहेंगे? सारी तरह के से सीखेंगे ना आप। हिंदी और अपनी मातृभाषा में अंतर अंतर को कंठस्थ करना, कंठस्थ करना आपका गलत होता है। हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, नहीं, व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करने का मतलब द्वितीय भाषा नहीं हो गई। ये तो प्रथम भाषा में भी कर सकते हो आप व्याकरण। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने और बोलने की क्षमता का विकास करना। एक मिनट रुकना भाई। द्वितीय भाषा के रूप में अगर आप हिंदी सीख रहे हैं तो भी आप दैनिक जीवन में हिंदी का इस्तेमाल ही करेंगे, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन ही ठीक है आपका। व्याकरण पर अधिकार जमाना एक अलग मकसद हो गया आपका। भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य व्याकरण सीखना नहीं होता। भाषा सीखने का उद्देश्य होता है कि दैनिक जीवन में उसका इस्तेमाल होए। है ना, व्याकरण तो तब सीखते हैं जब आपको एग्जाम देना हो, तो वो तो उद्देश्य नहीं है। या तब सीखते हैं जब आपको बहुत शुद्ध रूप सीखना हो, उसमें आगे बढ़ना हो। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। देखो जैसे एक और चीज से समझ लो, मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूजन इसमें होगा आप लोगों के दिमाग में। द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहे हैं आप, किसी की मदर टंग है तमिल, ठीक है, तो वो हिंदी को जब सीखेगा सेकंड लैंग्वेज के रूप में ही सीखेगा। तो वो हिंदी को जब सेकंड लैंग्वेज के रूप में सीखेगा तो उसका मेन मकसद क्या है हिंदी सीखने का? उसका मेन मकसद हिंदी को इस्तेमाल करना है या हिंदी के व्याकरण में उसको वो लिखना है महाकाव्य? बताओ एक आम आदमी का क्या उद्देश्य रहेगा? भाई साउथ इंडिया का कोई हीरो है, मान लीजिए प्रभास है ना,
तो प्रभास हिंदी क्यों सीखेगा? ताकि वो हिंदी की फिल्मों में भी काम कर सके, इसलिए तो सीखेगा कि भाई मैं जो है दैनिक जीवन में या अलग परिस्थितियों में हिंदी का इस्तेमाल कर सकूं। क्या उस व्यक्ति से यहाँ व्याकरण का प्रश्न पत्र सॉल्व करवाया जाएगा एक्टिंग करवाने से पहले? नहीं करवाया जाएगा। तो किसी भी सेकंड लैंग्वेज को जब आप सीखते हैं तो उसका उद्देश्य ये होता है कि आप अपने दैनिक जीवन में उसका इस्तेमाल कर सकें। आप हिंदी भाषी हैं, आप इंग्लिश सीखते हैं, क्यों सीखते हो इंग्लिश? इंग्लिश इसलिए सीखते हैं ताकि आप इंग्लिश का दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए तो सीखते हो आप इंग्लिश को द्वितीय भाषा में। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा। चलो जी आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है? वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, या वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है, या उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, या वह पढ़ने में ज्यादा समय लेती है? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलो जल्दी से अपना आंसर लिखो। लिखो फटाफट से। क्या हो गया भाई? कोई कमेंट में धक्का मुक्की ना करे भाई, सबको मौका मिलेगा। भाई क्या चल रहा है भाई? हम्म। हाँ जी। चलो देखो आगे क्या है। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, तो उसका भाषाई व्यवहार क्या दर्शाएगा? वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। अटक अटक के नहीं पढ़ती, समझ के साथ। कैसे? जब हम पढ़ते समय जब हमें कोई शब्द का किसी लाइन का मतलब समझ नहीं आता तो हम उसको रिपीट करते हैं, है ना? जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहते हैं कि आवर्धक लेंस और अवतल लेंस में यह अंतर है कि आवर्धक लेंस जो है बीच के हिस्से से जो थोड़ा उठा होता है। नहीं नहीं, आवर्धक और उत्तल, उत्तल को ही क्या कहते हैं? आवर्धक और अवतल लेंस में ये अंतर है कि, तो हम क्या करते हैं, खुद भी रिपीट करते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको समझने की वजह से रिपीट करते हैं। जब हमें एक बार पढ़ के कोई लाइन समझ नहीं आती तो हम उस लाइन को दोबारा से पढ़ते ही हैं। ये कॉमन फैक्टर है, नॉर्मल बात है। क्यों करते हैं ऐसा हम? ताकि उसका मीनिंग हमें समझ में आए। हम उसको समझने के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है? उसे पढ़ना नहीं आता ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ना नहीं आता, पढ़ना तुम्हें भी आता है उसको भी आता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। चलो जी अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, दूसरा है भाषा का व्याकरण सीखना, तीसरा मन की बात कहना सुनना, और फोर्थ है अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा? जल्दी लिखो आंसर। जी। हाँ जी। पद्य भी कराइए सर, पद्य भी कराएंगे भाई, पैराग्राफ कराया है मैंने, बीच बीच में करा ही रहा हूँ मैं। कल भी कराया था एक आपको। हम्म। चलो देखो, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? तो जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को साधना, ये तो आपका पॉजिटिव है ना? भाषा का व्याकरण सीखना, व्याकरण जो है आप प्राथमिक स्तर पर नहीं सीखते है ना। मेन उद्देश्य आपका प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य व्याकरण सीखना नहीं है। मन की बात कहना सुनना, ये ठीक है। अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करने के लिए, ये भी ठीक है आपका। आपको खाना चाहिए तो भाषा के रूप में ही तो मांगोगे, मतलब बोल के। व्याकरण सिखाना हमारा उद्देश्य नहीं होता प्राथमिक स्तर पे। तो आंसर राइट होगा आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है? चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। दूसरा है भाषाएं एक दूसरे के सान्निध्य में फलती फूलती हैं। तीसरा है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। और फोर्थ है भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतनी ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो बताएंगे जरा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पर? लिखो जल्दी से। जी फटाफट से लिखेंगे अपना आंसर आप। हाँ जी। गुरुजी मन्नत और दीपिका झगड़ा कर रही हैं, समझ? किस बात का झगड़ा चल रहा है भाई, ये बताओ। हम्म।
कहाँ है ये लोग, अभी देखता हूँ। झगड़ा कर मत करो यार, झगड़ा करने की जगह है क्या ये? पढ़ाई कर लो आराम से, झगड़ा करके क्या मिलेगा आपको, बताओ। क्या मुद्दा है आपके झगड़े का, मुझे बताओ जरा। क्या वजह क्या थी, किस बात पे झगड़ा हुआ आप? देखो, बात करें भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, नेगेटिव वाला पूछ रहा है। भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, पहला ही ऑप्शन राइट है आपका। आप कठोरता से व्याकरण की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बिना व्याकरण के भी भाषा सीखी जा सकती है। भाषाएं एक दूसरे के सान्निध्य में फलती फूलती, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट भी करती हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़ी रहती हैं, यस। नियमबद्ध व्यवस्था है, यस। भाषा का जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा उस पर पकड़ बनेगी, यस। तो पहला ऑप्शन निगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, तमिल भाषी सुहेल प्राय भजन को भजन कहता है। तो भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे, या फिर तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे, या फिर सुहेल को बताएंगे कि सही शब्द भजन है, और फोर्थ है भजन शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा? चलो लिखो जल्दी अपना आंसर। जी। जो आप लिखित वाला नोट्स बनाए हैं वो मिले। एक ही बात है, लिखित वाला नोट्स भी और प्रिंट वाला भी दोनों एक ही है आपके, सेम ही है, वो दोनों उसी को टाइप करवाया हुआ है। दीपिका जी, क्या हो गया भाई आपको? हाँ, इस तरह के कमेंट क्यों कर रहे हो आप? यहाँ आपका घर नहीं है दीपिका जी, तो सोच समझ के कमेंट करो, ठीक है। मुझे आपके सेंस ना समझ में आ गया आपकी कमेंट पढ़ के, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो थोड़ा यहाँ पे स्टूडेंट के पर्पज से आओ, ना कि इस तरह से कि झगड़ा वगड़ा करने के दिक्कत से, उससे, ठीक है। समझ में आ रही है बात आप अब आपको? लोग बोल रहे हैं मन्नत ज्यादा बोलती है, कौन लोग बोल रहे हैं? आप स्टडी करवाया ये अगर ऐसा। गुरुदेव विघ्न, अबे यार कमेंट आपकी इतनी ऊपर भाग रही है, पढ़ ही नहीं पा रहा मैं। रीत प्रीत आपके नोट्स ही पढ़े? पढ़े क्या? क्या मतलब? यार ये लोग, फिर मेरा दिमाग खराब होगा, फिर मैं सबको सुना दूंगा अगर कमेंट में ऐसा चलेगा ना। तो कमेंट थोड़ा ढंग से कर लिया करो। यहाँ पे आप लड़ाई करने आ रहे हो या पढ़ने आ रहे हो, ये बताओ। सर आप सिर्फ दोनों को बोलिए, मैं दोनों को ही बोल रहा हूँ। बाकी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं समझा सबको रहा हूँ कि कमेंट जो है थोड़ा ठीक तरीके से किया करो यहाँ पर। ठीक है, कमेंट थोड़ा सोच समझ के किया करो, क्लास है ये आपकी, घर नहीं है कि घर में बैठे हुए कर रहे हो। चलो देखो, तमिल भाषी सुहेल भजन को भजन कहता है, तो भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे आप? नहीं, डांटना तो गलत ही होता है आपका, डांटेंगे तो कोई बच्चा नहीं सुधरेगा। तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों का से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे, ये ठीक है आपका। आप बच्चे को ये सिखाएंगे कि जो है तमिल भाषा में और यहाँ के उच्चारण में फर्क है।